नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के ताजा संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं मौजूद हूं नवीन सक्सेना, और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा, स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम शीर्ष स्थान पर पहुंची। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज श्रृंखला 9 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में। टेनिस में इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में असलान करातसेव अगले दौर में पहुंचे, जबकि सेरेना विलियम्स दूसरे दौर में हारकर बाहर हुई। और अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष 10 खिलाड़ियों की सूची जारी की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज जारी की है ताजा टेस्ट रैंकिंग, जिसमें भारतीय टीम जो है वो शीर्ष स्थान पर काबिज है। वहीं न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर बनी हुई है और दोनों टीमों के बीच अगले महीने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं धर्मेंद्र की रिपोर्ट की क्या है ये टेस्ट रैंकिंग। आईसीसी की आज जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम 121 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है। वहीं न्यूजीलैंड 120 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। दोनों टीमों के बीच जून में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है। भारतीय टीम पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में 2-1 से हराया था। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में 3-1 से जीत हासिल की। भारत के 24 मैच में 2914 अंक हैं। वहीं न्यूजीलैंड के 18 मैच में 2166 अंक हैं। इंग्लैंड 109 रेटिंग अंक के साथ तीसरे और ऑस्ट्रेलिया 108 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2 जून से 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी। पाकिस्तान 94 रेटिंग अंक के साथ 5वें नंबर पर है। वहीं वेस्टइंडीज की टीम को बांग्लादेश पर 2-0 और श्रीलंका से सीरीज ड्रॉ कराने का फायदा पहुंचा। टीम 8वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गई। दक्षिण अफ्रीकी टीम 80 रेटिंग अंक के साथ 7वें और श्रीलंकाई टीम 18 रेटिंग अंक के साथ 8वें स्थान पर है। बांग्लादेश का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में खराब रहा है। ऐसे में टीम 9वें स्थान पर लुढ़क गई है, जबकि जिम्बाब्वे 10वें नंबर पर है। आईसीसी के बयान के मुताबिक इस सालाना अपडेट में 2017-18 के परिणामों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें मई 2020 से खेले गए सभी मैचों को 100% और 2 साल पहले के मैचों को 50% रेटिंग मिली है। इसमें 2017-18 में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली 4-0 की हार को भी शामिल नहीं किया गया। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स स्कैन। उत्तरा, भारतीय टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है और पिछले कुछ समय से लगभग सभी श्रृंखलाएं और सभी मैच जीत रही है, और इसी का फायदा जो है आज जारी जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें हुआ है। उत्तरा जी बिल्कुल नवीन, आपने सही कहा। और जिस तरह का फॉर्म टीम दिखा रही है अपना लगातार, उसमें ये हैरानी की बात नहीं है बिल्कुल भी। बल्कि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी हुई थी उसमें भी लगातार यही चल रहा था कि उनको पूरी की पूरी सीरीज व्हाइट वॉश करने की जरूरत नहीं थी। वो बिना व्हाइट वॉश के भी जीत सकते थे, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल का फॉर्म इनका इतना अच्छा रहा है। पर जब ये अब न्यूजीलैंड के साथ खेलेंगे, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी टीम है जो आप ही के जितना अनबीटन रिकॉर्ड लेके चली आ रही है। तो बाकी टीमों में ऊपर नीचे रहा है परफॉर्मेंस, चाहे वो इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, पर न्यूजीलैंड और भारत 2 ऐसी टीमें हैं जो बहुत कंसिस्टेंटली अपने मैचेस जीत रही हैं। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये टॉप 2 टीम्स हैं इस वक्त वहां पे, क्योंकि एक आध सीरीज कोई भी जीतता है, एक आध मैच में कई बारी उलटफेर हो जाता है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी देखा था लगातार। लेकिन कंसिस्टेंसी हैज टू बी अवॉर्डेड और रिवॉर्डेड, और वही इन दोनों टीमों को मिला है जिस तरह से इनकी कंसिस्टेंसी रही है। जी नवीन, उत्तरा, भारतीय क्रिकेट टीम में जून में इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी और वहां पे 18 से 22 जून तक न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी खेलेगी, और फिर इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड में ही अगस्त से सितंबर के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेगी। ये तो एक बात हुई, लेकिन इस बीच बीसीसीआई ने कहा है कि जुलाई में भारत की एक और टीम है जो श्रीलंका के दौरे पर जाएगी। अब उत्तरा, सवाल ये उठता है कि जो श्रीलंका दौरे पर भारत की टीम जाएगी उसे हम भारत की बी टीम कह सकते हैं, और अब सवाल ये है कि क्या युवाओं की ये टीम श्रीलंका में उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो अभी टीम अनाउंस हुई है इंग्लैंड के लिए, उसमें ऐसे बहुत से नाम हैं जो नॉर्मली अगर हम देखें तो शायद इंडिया की ए टीम या फर्स्ट 11 में काउंट होने वाले नाम हैं।
उनके बाहर होने की काफी वजह है, कुछ की इंजरी है, कुछ रिहैब से पूरा नहीं वापस आ पाए हैं, फिट नहीं है पूरी तरह से, कुछ का फॉर्म उस तरह से नहीं चल पा रहा है। तो अगर इन लोगों के साथ एक टीम बनाई भी जाती है तो उनको बी टीम कहना या सेकेंड टीम कहना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि इनके बाहर होने की वजह जो है इस वक्त नेशनल टीम से या जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है अभी ऑलरेडी उसमें से, उसके हिसाब से ये कह देना कि ये बी टीम है, मेरे हिसाब से थोड़ा अनफेयर होगा। क्योंकि अगर तब तक श्रेयस अय्यर या भुवनेश्वर कुमार जैसे प्लेयर्स रिकवर करते हैं पूरी तरह से, या नटराजन जैसे प्लेयर जिन्होंने अपने आप को अभी रिसेंटली प्रूव किया है, हालांकि बहुत बहुत कम टाइम हुआ है उनको टीम में अपना खेलते हुए नेशनल टीम में, या भुवनेश्वर जो काफी समय से बाहर है इंजरी की वजह से, इनमें से किसी भी खिलाड़ी को आप बी टीम का मेंबर नहीं बोल सकते हैं। ये सारे प्रूवन परफॉर्मर्स हैं। तो ये एक तरह से आपको बेंच भी बताता है कि टीम का डेप्थ कितना है, कि हम 2 ए टीम या A+A- अगर कहना चाहें तो रैंकिंग के हिसाब से 2 इक्वली स्ट्रॉन्ग टीम्स हम तैयार कर सकते हैं। और अगर ये सारे खिलाड़ी अपने आप को ए टीम में प्रूव कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ प्रूव कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका के साथ खेलते हुए इन्हें बहुत दिक्कत होगी नहीं। हालांकि श्रीलंका को जरूर इनको कम लेना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये हल्के खिलाड़ी नहीं है। जी उत्तरा, चलिए आपके शब्दों में हम इसे भारत की बी टीम नहीं कहते, भारत की एक स्ट्रांग बेंच स्ट्रेंथ वाली टीम कहते हैं। इसमें राहुल द्रविड़ का क्या रोल है? देखिए, राहुल द्रविड़ जब से उन्होंने खेलना छोड़ा है और कोचिंग में आए हैं, वो लगातार एक मेंटोर का काम कर रहे हैं और उसका क्रेडिट उनको ग्रेग चैपल से भी मिला है पिछले दिनों, जो उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। और ग्रेग चैपल ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा नहीं है, जो वो एज कोच यहाँ पे थे। आज भी लोग उनको उस टीम के साथ जोड़ते हैं जो टीम शायद वर्ल्ड कप में सबसे खराब प्रदर्शन करके वापस आई थी पिछले कुछ सालों का, और खिलाड़ियों के साथ उनके प्रॉब्लम्स थे। तो ऐसे एक खिलाड़ी से राहुल द्रविड़ की तारीफ एज ए कोच लेना कि वो हर चीज से, हर किसी से सीख के अपनी जो बेस्ट चीज होती है वो अपने खिलाड़ियों को देते हैं। तो सिर्फ ये वाली टीम नहीं जो श्रीलंका के लिए जब भी चुनी जाएगी, वो अभी जो जा रही है टीम इंग्लैंड जाएगी, उसमें भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ के या तो तराशे हुए हैं या ढूंढे हुए हैं, या तो उन्होंने उनको बेसिक से समझाया है जो एज ग्रुप टूर्नामेंट से अंडर 19 लेवल पे या ए टीम के साथ, या नेशनल टीम के आने से पहले जिनको पॉलिश किया गया है एक तरह से। तो मेरे ख्याल से सिर्फ वो टीम नहीं, जितने भी अभी अकाउंट खेलेंगे, अगर विराट कोहली वाला जो पूरा एज ग्रुप है, जो पूरा बैच है, उसको छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद के जो 2 जनरेशंस आई हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो ये कहे कि राहुल द्रविड़ का कहीं ना कहीं उसके करियर में या उसके करियर ग्रोथ में रोल नहीं रहा है। तो किसी एक टीम के साथ जोड़ने के बजाय मुझे लगता है राहुल द्रविड़ को तो क्रेडिट एक पूरी पीढ़ी तैयार करने का मिलना चाहिए। जी। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने रमेश पवार को भारतीय महिला सीनियर क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। बीसीसीआई को इस पद के लिए 35 से अधिक आवेदन मिले थे। भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 एक दिवसीय मैच खेलने वाले पवार इससे पहले जुलाई 2018 से लेकर नवंबर 2018 तक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रह चुके हैं और उनके कोच रहते हुए भारतीय टीम ने 2018 में आईसीसी की महिला 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में भी जगह बनाई थी। और अब बात एशेज श्रृंखला की। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली प्रतिष्ठित एशेज श्रृंखला 9 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी। 26 साल में पहली बार फाइनल मुकाबला सिडनी की जगह पर्थ में होगा। सुनते हैं रवि की रिपोर्ट। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले बहुचर्चित एशेज सीरीज का आगाज 9 दिसंबर से ब्रिस्बेन में होगा। श्रृंखला का अंतिम मैच 1995 के बाद पहली बार सिडनी की जगह पर्थ में खेला जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 16 जनवरी से पर्थ में होगा। पर्थ के अलावा श्रृंखला के अन्य मैच ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की शुरुआत ब्रिस्बेन के गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम से करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर अब तक 56 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें
उसमें से उसने 33 जीते हैं, जबकि 13 ड्रॉ रहे हैं और केवल 9 में ही उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मैच टाई रहा है। श्रृंखला का दूसरा मैच एडिलेड में डे नाइट होगा। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक पूरा शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन द एज के मुताबिक एडिलेड में दूसरा टेस्ट मैच 16 नवंबर से हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में 8 डे नाइट मैच खेले हैं और सभी मैच जीते हैं। तीसरा मैच बॉक्सिंग डे पर मेलबर्न में शुरू हो सकता है और नए साल में सिडनी में चौथा मैच खेला जाएगा। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। उत्तरा प्रतिष्ठित एशेज सीरीज, अब ये जो सीरीज है, ये जो श्रृंखला है 9 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में शुरू होगी। क्या इस सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भारत की हार जो है वो नजर आ सकती है? भारत से जो हारे हैं जी, हार तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से होगी, क्योंकि प्रोफेशनल प्लेयर्स है और आपको पता होता है कि कोई भी सीरीज जो है वो दूसरे पे उस तरह से असर नहीं डालती। और जहां तक एशेज की बात है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए ही ये सीरीज जो है ये बाकी किसी भी और सीरीज के मुकाबले एक अलग जगह रखती है, एक अलग इम्पोर्टेंस रखती है। और किसी भी और सीरीज के साथ, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए आज की तारीख में इंडिया के साथ सीरीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, पर एशेज का जो इतिहास है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी भी और सीरीज का रिजल्ट ये दोनों टीमें अपने ऊपर हावी होने देंगी, क्योंकि आपका एक अलग मोटिवेशन होता है, एक अलग फील होती है आपकी। अगर हम उसको कंपेयर करना चाहें तो शायद इंडिया पाकिस्तान वाली है, जो शायद मुकाबले के हिसाब से इस वक्त इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया इंग्लैंड से बराबर नहीं आएगी, लेकिन उसके साथ जो इमोशन जुड़े होते हैं, जो फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, उसको कोई भी और सीरीज बराबर नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है जी। और जहां तक एक्चुअल सीरीज की बात है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही बहुत उत्सुक होंगे ये सीरीज शुरू करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल से चीजें हुई हैं और लगातार दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो, हमने आईपीएल में भी देखा कि वो बबल का उनका फटीग था या इंजरी का फटीग था या कोई भी वजह थी, पर्सनल रीजन थे, फैमिली का प्रेशर था, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा अफेक्ट की हैं प्लेयर्स को। मेंटल हेल्थ के मामले में दोनों टीमों ने काफी खुल के बात भी की है प्लेयर्स ने। इन सारी चीजों से जूझते हुए जब आप एशेज खेलने जाएंगे तो वो जो बिल्डअप होगा वो किस तरह का होगा, वो बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि एक्चुअल टूर्नामेंट जब शुरू होगा तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें अपना 110% देने के लिए उतरेंगी। मेन चीज ये होगी कि टीम्स कैसे सिलेक्ट होती हैं, कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हो पाते हैं और कौन से प्लेयर्स अपना बेस्ट इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दे पाते हैं जी। उत्तरा, भारत के खिलाफ 4 मैचों की जो श्रृंखला हुई थी उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप 6 बल्लेबाज थे वो संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में खेल जगत से ये खबर निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए कोई कोच या बैटिंग एडवाइजर या कोई सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है। हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा ये भी जानना होगा। हालांकि अभी से टीम कोई भी अनाउंस नहीं हुई है, सुनने में तो ये भी आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी है कि टीम पेन ने खुद बोला है कि शायद स्टीव स्मिथ को अगर वापस कप्तान बना दिया जाए तो उन्हें कोई इतराज नहीं होगा, बहुत अच्छी चीज होगी। तो अभी क्योंकि मई चल रहा है और ये नवंबर में होगा, तो वो कहते हैं ना, देयर आर मेनी अ स्टेप बिटवीन कप एंड द लिप। तो मई में ये सोचना कि क्या हो सकता है, थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दी होगा। हालांकि चेंजेस जरूर होंगे, मेरे को लगता है एज अ कोच या जो कोचिंग स्टाफ है उसको लेके थोड़ा सा डाउट है कि चेंजेस करेंगे या नहीं करेंगे। एडिशनल जरूर वो सीरीज के लिए अपने लिए एक्सपर्ट बुला सकते हैं जो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एरिया पे काम करें, क्योंकि इंडिया के साथ भी जो सीरीज थी अगर आप ध्यान दें तो वो इसलिए नहीं था कि उनको खेलना आता नहीं था, वो कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों की जो फाइट बैक थी और लगातार एक अंडरडॉग होते हुए जिस तरह से इंडिया ने फाइट बैक किया था वो नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया के साथ होता नहीं है। तो उसमें बहुत कुछ मेंटल भी था। वो जो सीरीज इंडिया ने जीती थी वो पूरी तरह से सिर्फ फिजिकल या स्किल बेस्ड नहीं थी। तो उन चीजों पे काम करने के लिए ये भी हो सकता है कि किसी एक मेंटल एक्सपर्ट के साथ ये काम करें ताकि वो चीज दोबारा इंग्लैंड के साथ ना हो जाए। और अब बात टेनिस की। इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रूस के असलान करात्सेव अगले दौर में पहुंच गए हैं, जबकि अमेरिका की सेरेना विलियम्स को हार का सामना करना पड़ा है। सुनते हैं सिद्धार्थ की रिपोर्ट।
इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रूस के असलान करात्सेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने ही देश के और तीसरी वरीयता प्राप्त डेनियल मेदवेदेव को 6-2, 6-4 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। करात्सेव और मेदवेदेव पहली बार एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। इससे पहले दोनों ने एक साथ मिलकर एटीपी का खिताब जीता था। एक अन्य मुकाबले में मैड्रिड ओपन चैंपियन जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने हुगो डेलियन को 6-2, 6-2 से हराया। महिला सिंगल्स में अमेरिका की सेरेना विलियम्स को अपने 1000वें मैच में हार का सामना करना पड़ा। अर्जेंटीना की नादिया पोडोरोस्का ने दूसरे दौर में सेरेना को 7-6, 7-5 से हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। नादिया ने 1 घंटे और 58 मिनट तक चले मुकाबले में 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना को शिकस्त दी। अन्य मुकाबलों में 5वीं वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना सितोलिना ने अमांडा एनिसिमोवा को 2-6, 6-3, 6-4 से, जबकि अमेरिका की कोको गॉफ ने मिस्र की मारिया सगारी को 6-1, 1-6, 6-1 से पराजित किया। अगले दौर में एलिना का सामना स्पेन की गब्राइन मुगुरुजा से, जबकि कोको का सामना 5वीं सीड और मैड्रिड ओपन चैंपियन बेलारूस की एरिना सबलेंका से होगा। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। उत्तर इटालियन ओपन में एक बहुत बड़ा झटका था सेरेना विलियम्स के लिए। उनका 1000वां मैच था और वो हार गई हैं नादिया पोडोरोस्का से, जो कि कोई खास सीडेड नहीं रखती, और वहीं डेनियल मेदवेदेव भी हार गए। यानी 2 बड़े उलटफेर पुरुष में भी और महिलाओं में भी। बिल्कुल। और सेरेना के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा अभी उनको सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे आसान होता है बाहर बैठ के किसी के लिए भी बोल देना कि इसका टाइम खत्म हो गया, इसको रिटायर हो जाना चाहिए। और सेरेना जितनी बड़ी प्लेयर है, उनके लिए रिटायरमेंट के लिए बोलना सही नहीं होगा, वो खुद ये डिसाइड कर सकती हैं। लेकिन जिस तरह से उनका पिछले कुछ समय से फॉर्म चल रहा है, चाहे वो टाइटल्स के हिसाब से हो या टूर्नामेंट्स के हिसाब से हो या इंजरीज के हिसाब से हो, मुझे लगता है थोड़ा सा उनको अभी ब्रेक लेके पीछे हट के सोचने की जरूरत है। हालांकि ये जरूर उन्होंने किया होगा अपने कोच के साथ, लेकिन उनको ये सोचने की जरूरत है कि क्या वो पिक एंड चूज करें टूर्नामेंट। ये वाला टूर्नामेंट एक तरह से फ्रेंच ओपन की तैयारी के ही हिसाब से होगा, पर क्या उनको इस तरह से और ज्यादा टूर्नामेंट खेलने चाहिए? शायद उनको और खेलने चाहिए, शायद उनको कम खेलने चाहिए। वो किस तरह से फेस करती हैं, क्योंकि आपको अपना एज और फिटनेस सब कुछ ध्यान में रखना होता है। और ये हार मुझे लगता है उनको ये सोचने पे जरूर मजबूर करेगा कि उनको अब आगे अपना करियर किस तरह से प्लान करना है। जी उत्तरा, अब फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है। टेनिस में दूसरा सबसे प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन इस महीने की 30 तारीख से शुरू होगा, और कोरोना महामारी के कारण इस टूर्नामेंट में दर्शकों की संख्या को जो है वो सीमित रखा गया है। सुनते हैं रवि को। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 30 मई से 13 जून तक पेरिस में आयोजित किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार टूर्नामेंट में करीब 1,18,000 दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति होगी। पहले 10 दिन 5,000 से अधिक दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा 3 अन्य कोर्ट पर भी हजार दर्शकों की मौजूदगी रहेगी। टूर्नामेंट के शेष 5 दिन कोर्ट पर 5,000 दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने दिया जाएगा। कोविड-19 के कारण पिछली बार इस प्रतियोगिता में 15,000 दर्शकों को स्टेडियम में एंट्री मिली थी। फ्रेंच ओपन 2021 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को 2 होटल में ठहराया जाएगा और प्रत्येक दिन टेस्ट के बाद ही उन्हें रोला गैरो में प्रवेश दिया जाएगा। टूर्नामेंट के इस संस्करण में पहली बार रात में भी मैचों का आयोजन किया जाएगा। पुरुष और महिला वर्ग के 2 मैच रात में खेले जाएंगे। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। उत्तरा, बहुत संक्षेप में फ्रेंच ओपन पर टिप्पणी। इंटरेस्टिंग होगा देखना। कोविड के बीच में ऑलरेडी बबल से निकल के आ रहे हैं प्लेयर्स, उनको 1-1 घंटे प्रैक्टिस को मिला है, बाहर आके क्वारंटीन चल रहा है, उनका आइसोलेशन चल रहा है। ऐसे में आके खेलना और बहुत लिमिटेड क्राउड होगा, बहुत अलग माहौल होगा, लेकिन किस तरह से खिलाड़ी एडजस्ट कर पाते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल का एक्सपीरियंस है उनके पास डिले का, तो थोड़ा सा शायद वो बेटर होगा। लेकिन सिचुएशन पिछले और इस साल में बहुत ज्यादा बदली है 1 साल के अंदर, तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्लेयर्स इस चीज को लेकर एडजस्ट कर पाते हैं अपने आप को। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष 10 खिलाड़ियों की सूची जारी की, और इसमें मिक्स्ड मार्शल आर्ट के खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर जो है वो शीर्ष पर है। और वहीं ऑस्ट्रेलिया के पुरुष और महिला क्रिकेटर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए सामने आए हैं। इन सभी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के निवासियों से यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया में डोनेट करने की अपील की है। इन सभी खबरों पर चर्चा करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए उत्तर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन। नजर एक बार फिर खास खबरों पर। आईसीसी की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम शीर्ष पर।
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज श्रृंखला 9 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में और इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में असलान करात्सेव अगले दौर में पहुंचे, जबकि सेरेना विलियम्स हारी। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।